हेलो स्टूडेंट, ह्यूमन जेनेटिक्स पढ़ रहे थे हम, और ह्यूमन जेनेटिक्स में हम पेडिग्री एनालिसिस जो उसका फर्स्ट मेन मेथड है उस पर बात कर रहे हैं। अब पेडिग्री में इनहेरिटेंस कैसे स्टडी किया जाता है हम उसी पर आगे बढ़ते हैं। एंड वी हैव डिस्कस्ड दैट अराउंड 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस आर देयर, और उनमें भी उनके नेचर को लेकर के टोटल 6 टाइप हो जाते हैं। 3 टाइप के जो इनहेरिटेंस हैं वो सेल में उन करेक्टर या उन डिजीज़ के जीन के लोकेशन के बेस पर होता है। तो जीन में भी ऑटोसोमल, सेक्स लिंक्ड, उसमें भी एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड और साइटोप्लाज्मिक 4 लोकेशन है। उसमें से फिर ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड में डोमिनेंट रिसेसिव भी हो सकती है डिजीज। वाई लिंक्ड और साइटोप्लाज्मिक में डोमिनेंट रिसेसिव का कभी पता नहीं चलता। ओवरऑल जो हमारे पास इनहेरिटेंस है, जो कि हम एक करेक्टर, एक डिसऑर्डर के लिए पेडिग्री में ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो है 6 पॉसिबिलिटीज। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव एंड वाई लिंक्ड एंड साइटोप्लाज्मिक। ठीक है, अब बात यह आती है कि इनको क्वेश्चन को करना कैसे है। नॉर्मली हमें क्वेश्चन में पेडिग्री रेडीमेड बनी बनाई दी जाएगी, और पेडिग्री में कहा जाएगा कि देयर इज अ डिसऑर्डर इन दिस पेडिग्री इन ए फैमिली, नाउ फाइंड आउट द इनहेरिटेंस ऑफ दिस डिजीज। तो हमें इन इनहेरिटेंस में से कोई एक इनहेरिटेंस बताना है। अब यूजुअली देखिए, कोई भी डिजीज हो उसका इनहेरिटेंस तो एक ही होगा। हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज हैं, हम उन्हीं में से ढूंढे। कई बार ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न में क्वेश्चन में तो पूरी ऑप्शन होते हैं, तो 2 तो वैसे ही कम हो जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा भी था कि पेडिग्री को हम रिजेक्शन रूल पर करें तो ज़्यादा बेटर है, कि जो जो इनहेरिटेंस पेडिग्री को देखने के बाद जो जो इनहेरिटेंस हमें लग रहा है कि ये नहीं हो सकते उनको हटा दें। ठीक है, और लेकिन उसका सॉलिड रीज़न चाहिए कि क्यों नहीं, उसका रीज़न बिल्कुल दिखेगा। और जो हमें लग रहा है हाँ ये हो सकता है, उसको हम चेक करें जीनोटाइप रख करके क्रॉस से, तो वो पूरी पेडिग्री फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, तो और कोई बड़ा फार्मूला नहीं, ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, एक मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन की तरह। ठीक है, जितना इनहेरिटेंस हम पढ़ चुके हैं आगे, उन्हीं को हम अप्लाई करेंगे। हाँ ये है कि मैं आपको थोड़ा बहुत इनको डिफरेंशिएट कैसे करना है, देखकर थोड़ा बहुत कैसे आइडिया लगाएं, वो मैं बता सकता हूँ। तो हम यहाँ पर ज़रा देखें कि इन तीनों इनहेरिटेंस में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, कैसे हम इसको रिकॉग्नाइज करें। हालांकि हम जो ये चीज़ बता रहे हैं ये इनके पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस के बेस पर है, जो हर पेडिग्री में अप्लाई हो वो ज़रूरी नहीं। पेडिग्री हज़ारों तरह की हो सकती है, हमें थोड़ा सा इनका इनहेरिटेंस का बेसिक डिफरेंस आना चाहिए जो हम पेडिग्री सॉल्व करने में यूज़ कर पाएँ। ठीक है, बाकी तो हर पेडिग्री के लिए आपको पूरे नए सिरे से अपनी थिंकिंग रखनी पड़ेगी, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन होता है। अब देखिए इन तीनों इनहेरिटेंस में आखिर डिफरेंस क्या है और हम इनको रिकॉग्नाइज कैसे करें। इनहेरिटेंस के 3 पैटर्न है, साइटोप्लाज्मिक, सेक्स लिंक्ड एंड ऑटोसोमल, और सेक्स लिंक्ड में एक्स और वाई लिंक्ड है। ठीक है, हम हमेशा पेडिग्री को जब सॉर्ट आउट करेंगे तो हम थोड़े जो इजी इनहेरिटेंस है उनको पहले चेक कर लेंगे ताकि पता चल जाए वो हैं या नहीं, उसके बाद आगे का वर्कआउट करेंगे। अब सबसे इजी होता है साइटोप्लाज्मिक वाई लिंक्ड इधर से, तो हम हमेशा पेडिग्री को चेक करना इधर से शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहली स्टेप में हम साइटोप्लाज्मिक चेक करेंगे कि साइटोप्लाज्मिक है या नहीं है। अब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो होता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आपको पता है कि इसका जो मेन खास बात क्या होती है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मैटरनल पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस शो करता है। साइटोप्लाज्म में अगर किसी करेक्टर, किसी डिजीज का जीन है, तो हम जानते हैं कि ये चीज़ सिर्फ मदर से ट्रांसफर होगी। तो जिस तरह की मदर होंगी उसी तरह के करेक्टर प्रोजेनी में आएंगे, और कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर हमें पेडिग्री में मैटरनल इनहेरिटेंस दिख रहा है तो अब हम उसको साइटोप्लाज्मिक कंसीडर करें। और साइटोप्लाज्मिक की पेडिग्री बहुत कम होती है, लेकिन जब भी होंगी बिल्कुल क्लियर देखते पहचान में आएंगी। अब कैसे पहचानना है, मैटरनल तो अपन जानते हैं, लेकिन पहचानेंगे कैसे। जब आप पेडिग्री को ऑब्जर्व करें तो आपको ये दिखना चाहिए कि मदर में डिजीज है तो सारे बच्चों में डिजीज है। ठीक है, और यही पैटर्न पूरी पेडिग्री में दिखना चाहिए। पेडिग्री में 3-4 जनरेशन मिलेंगी आपको, तो सेम पैटर्न दिखना चाहिए कि मदर अगर अफेक्टेड है तो सारे चिल्ड्रन अफेक्टेड। मान लो आगे की जनरेशन में मदर नॉर्मल है तो सारे बच्चे नॉर्मल भी होने चाहिए। अफेक्टेड होना ही एसेंशियल नहीं है, अगर नॉर्मल है मदर तो सारे नॉर्मल है, तो ये भी तो मैटरनल ही है, नॉर्मल होने का मैटरनल है। और अफेक्टेड है तो सारे अफेक्टेड। अगर पेडिग्री में आपको ये दिख रहा है और सारी जनरेशन में यही दिख रहा है, तो आप सीधा आंसर कर देंगे साइटोप्लाज्मिक। और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बाद भी अगर आप और इनहेरिटेंस चेक करोगे तो उनमें से कुछ और भी हो जाते हैं, लेकिन साइटोप्लाज्मिक प्रायोरिटी बेस पर आएगा क्योंकि ये इनहेरिटेंस क्लियरली दिखाई देता है अगर है तो, और ये तो केवल देखते पहचान में आता है विद इन ए सेकेंड। तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे साइटोप्लाज्म। अगर ये नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं वाई लिंक्ड पर, फिर हम आएंगे वाई लिंक्ड पर। ठीक है, वाई लिंक्ड की खास बात क्या है, वाई लिंक्ड होलेंड्रिक इनहेरिटेंस शो करता है।
वाई क्रोमोसोम जो है कभी फीमेल में नहीं आता और मेल ही मेल में इनहेरिट होता है, होलेंड्रिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, मेल टू मेल ट्रांसफर। तो वाई को पहचानना भी बड़ा आसान है। अब वाई की लिंक्ड जो डिजीज होगी, ऑब्वियसली बात है वो फादर में होगी तो फादर से सन में आएगी और सन से भी सन में जाएगी, ये फीमेल में नहीं जाएगी। इसको होलेंड्रिक कहते हैं और ये देखा जा सकता है पेडिग्री। और जिस तरह से साइटोप्लाज्म में क्लियरली दिखता है, ये भी बहुत क्लियरली नजर आएगा। ठीक है, और इन दोनों में तो बिल्कुल प्रायोरिटी रहती है, अगर ये दिख रहा है तो यही आंसर होंगे, दूसरा कोई आंसर करना भी नहीं, भले और भी कुछ आ रहा हो तो, क्योंकि ये बहुत स्पष्ट क्लियर दिखाई देते हैं। ठीक है, हाँ वाई लिंग में पहचानने में एक चीज और ध्यान रख सकते हैं, ये बात ठीक है कि वाई हमेशा मेल से मिल जाता है, लेकिन ये भी तो है कि वाई कभी फीमेल में नहीं आता। तो पेडिग्री रिकॉग्नाइज करने का एक ईजी तरीका देखिए, जब आपके सामने पेडिग्री हो तो आप सबसे पहले ये मत चेक करो कि फादर से सन, सन से सन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इससे भी पहले एक और चीज रखो कि अगर गिवन पेडिग्री में किसी भी, मेरी बात ध्यान से सुनना, चाहे तो लिख लेना, अगर गिवन पेडिग्री में किसी भी फीमेल में डिजीज दिखा रखी है तो वो डिजीज कभी वाई लिंक्ड नहीं होगी। पेडिग्री में वाई लिंक चेक ही नहीं करना है, देखते ही पहचानना है। ठीक है, अगर एक भी फीमेल, एक भी डॉटर में डिजीज है तो मतलब वही हटा दो कि वाई लिंक तो नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर डिजीज का जीन वाई पर है तो फीमेल में कहां से आएगा। तो हम तो फादर सन भी बाद में चेक करें होलेंड्रिक, पहले तो हम ये देखें कि फीमेल में कोई डिजीज है या नहीं। अगर एक भी फीमेल सिंबल अफेक्टेड है तो आगे बढ़ो, वाई लिंक नहीं है। हाँ, अगर एक भी फीमेल सिंबल अफेक्टेड नहीं है तो फिर वाई लिंक है, ये कंफर्म नहीं हुआ। उसके बाद चेक करेंगे कि वो डिजीज फादर से सन और सन से सन जा रही है कि नहीं जा रही, वो भी देखना है। लेकिन वो कब देखना है, जब पहले ये कंफर्म हो जाए कि फीमेल में किसी में डिजीज नहीं है। तो फिर हम ये चेक करेंगे कि वो डिजीज केवल मेल टू मेल चल रही है क्या, देन योर आंसर विल बी वाई लिंक्ड। समझ में आ गई बात। तो साइटोप्लाज्म को मैटरनल से चेक करना है, मदर जैसे ही सारे प्रोजीन होने चाहिए, नॉर्मल तो नॉर्मल, अफेक्टेड तो अफेक्टेड, और पूरी पेडिग्री। होलेंड्रिक कैसे चेक करना है, वाई लिंक को होलेंड्रिक से चेक करना है, लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले देखेंगे किसी फीमेल में डिजीज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में वो डिजीज मेल टू मेल इनहेरिट होता हुआ भी नजर आना चाहिए। ठीक है, इन दोनों के लिए आपको कभी भी जीनोटाइप से, क्रॉस से चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इनको आप केवल देख के पहचान सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आता है सेक्स लिंक्ड एंड ऑटोसोमल। अब ध्यान रखिएगा, इन दोनों में, सेक्स लिंक्ड में भी एक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल, ये दोनों ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। और ऐसा कोई बड़ा क्लियर डिफरेंस इन दोनों में नहीं है कि हम केवल देख के पहचान लें कि एक्स लिंक्ड है, ऑटोसोमल है। एक्स में जो इनहेरिटेंस है, आपने पढ़ा भी होगा, एक्स का इनहेरिटेंस आप देखिए क्रिस क्रॉस भी होता है, डायगाइनिक, डायएंड्रिक, एंड नॉन क्रिस क्रॉस भी होता है, होलोगाइनिक। तो एक्स तो दोनों तरह के इनहेरिटेंस शो करता है, तो कभी वो क्रिस क्रॉस शो करता है, कभी नहीं करता है, तो कभी वो ऑटोसोम जैसा भी नजर आने लगता है। इसलिए इन दोनों को ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों को देख करके पेडिग्री में कंफर्म नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी आपको जीनोटाइप से, क्रॉस से उसको कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंस के नाम से इतना जरूर हो सकता है कि ऑटोसोमल जो इनहेरिटेंस होता है, ऑटोसोम पर अगर किसी कैरेक्टर का जीन है तो वो सन में और डॉटर में इक्वली ट्रांसफर होता है, वहां सेक्स का कोई लेना देना नहीं, तो दे विल इक्वली ट्रांसफर टू मेल एंड फीमेल। ठीक है, अब ये तो इक्वली ट्रांसफर होंगे, और यहाँ जरूर है कि क्रिस क्रॉस पैटर्न दिखता है कि फादर में डिजीज है तो सारी डॉटर में है, मदर में डिजीज है सारे सन में डिजीज है। अगर ऐसा कोई क्रिस क्रॉस दिख रहा है तो वो एक्स लिंक्ड हो सकता है, कंफर्म नहीं। अब एक बात ध्यान रखना, एक्चुअली क्या क्रिस क्रॉस कभी एब्सोल्यूट होकर नहीं चलता। हो सकता है एक जनरेशन में क्रिस क्रॉस दिखे, आगे नहीं दिखे, क्योंकि नॉन क्रिस क्रॉस भी साथ साथ होता है, इसलिए हम इतना कंफर्म आइडिया नहीं लगा पाएंगे। कभी कभी आपको पेडिग्री में दिख रहा है, हाँ एक जनरेशन में तो क्रिस क्रॉस दिख रहा है, तो अपन सोच लिए एक्स लिंक्ड है, तो भी आपको ऑटोसोमल चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में भी ऑटोसोमल हो जाता है कई बार। और अगर आपको लग रहा है कि क्रिस क्रॉस नहीं है, बराबर से ही जा रहा है, ये तो ऑटोसोमल लग रहा है, तो भी आप एक्स लिंक चेक करोगे, क्योंकि उसमें भी एक्स लिंक होने के चांस होते हैं, क्योंकि एक्स लिंक में जरूरी नहीं हर बार क्रिस क्रॉस दिख जाए। इसीलिए एक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और जीनोटाइप से, क्रॉस से कंफर्म भी करना पड़ेगा। इन दोनों में इतनी जरूरत नहीं है। और इन दोनों में आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि इनमें आपको डिजीज डोमिनेंट है, रिसेसिव है, ये भी बताना। ठीक है, ये भी बताना। तो हम एक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल को भले ही कंफर्म ना कर पाए, लेकिन साथ साथ ही हमें ये भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि द डिजीज इज डोमिनेंट इन नेचर और रिसेसिव इन नेचर। ठीक है, तो ये भी हम साथ साथ देखें, और डोमिनेंट रिसेसिव को फिर भी देख करके पहचान सकते हो एक बार। ठीक है, उसके बाद बाकी जीनोटाइप से कंफर्म करेंगे। जैसे डोमिनेंट रिसेसिव कैसे डिफरेंशिएट करें, आप देखिए आगे कि अगर ऑटोसोमल है और एक्स लिंक्ड है,
ठीक है, अभी तो इन दोनों में हमें क्लियरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनमें आगे बढ़े। अगर डिजीज को ऑटोसोमल डोमिनेंट मानते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, ऐसे केस में आपके दिमाग में क्रॉस चलना चाहिए। ऑटोसोम की बात कर रहे हो तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक्स लिंकेज में वो सेक्स लिंकेज वाला क्रॉस। और आपको पहले पेडिग्री को ढंग से देख करके इमेजिन करना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, ठीक है। और फिर जो हो सकता है उसी की डिजीज, उसी के अकॉर्डिंग जीनोटाइप डिसाइड करके और उसको चेक करना पड़ता है। अब आप देखिए, मैं अगर डिजीज को ऑटोसोमल डोमिनेंट मानूंगा तो मेरे दिमाग में जीनोटाइप कैसे मैं लूंगा? जीनोटाइप कैसे लिए जाएंगे कि कैपिटल ए जो होगा उससे तो होगी डिजीज और स्मॉल ए वाला नॉर्मल रहेगा। यही तो पैटर्न हुआ ऑटोसोमल डोमिनेंट का। और अगर मैं ऑटोसोमल रिसेसिव की बात करूंगा तो कैपिटल ए से क्या रहेगा? नॉर्मल, और स्मॉल ए से हो जाएगी डिजीज। ये होगा, समझ में आई बात? तो ये मैंने कोई नई बात नहीं लिखी है। अगर डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट है मतलब जीन के डोमिनेंट एलील से डिजीज हो रही है तो रिसेसिव एलील नॉर्मल रहेगा। और डिजीज अगर रिसेसिव है तो डोमिनेंट से नॉर्मल रहेगा, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक ही जीन के दोनों एलील से कभी भी डिजीज नहीं होती, किसी एक से ही होती है, ठीक है। अब देखिए, ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव में और अगर डिफरेंशिएट करें तो जब डिजीज डोमिनेंट होती है, आप जानते हो कोई भी डोमिनेंट करेक्टर हो, चाहे वो अच्छा हो खराब हो, डोमिनेंट कभी छिपता नहीं है, हिडन नहीं रहता। एक एलील भी किसी में होगा तो वो डिजीज या वो करेक्टर दिखेगा, लेकिन रिसेसिव जो होता है वो हिडन रह जाता है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव का पता ही नहीं चलता है, और इसीलिए कभी कभी वो जनरेशन स्किप कर जाता है कि जैसे पेरेंट में डिजीज है, बच्चों में किसी में नहीं आई। पेरेंट में डिजीज है तो डिजीज का जीन तो बच्चों में गया ही होगा, लेकिन वहाँ नहीं दिख रहा, हो सकता है चिल्ड्रन हेट्रोजाइगस हो जाए। रिसेसिव में ऐसा पॉसिबल है कि वो पूरी जनरेशन स्किप कर जाए कि फर्स्ट जनरेशन में डिजीज है, सेकंड में किसी में नहीं आई और थर्ड में फिर आ गई। तो फर्स्ट से थर्ड में अगर डिजीज गई है तो सेकंड में भी तो वो एलील किसी में तो गया ही होगा, लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि रिसेसिव डिजीज है, हेट्रोजाइगस में हिडन रह जाता है। एंड देयर इज ए स्किपिंग ऑफ जनरेशन, पूरी जनरेशन स्किप कर जाती है। बट आप जरा डोमिनेंट का सोचिए, डोमिनेंट डिजीज अगर पेरेंट में है तो वो जब चिल्ड्रन में जाएगी, एक एलील भी अगर गया तो चिल्ड्रन में तो एक एलील से भी डिजीज हो जाएगी। और डोमिनेंट में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पेरेंट में डिजीज और सेकंड जनरेशन में किसी में नहीं और थर्ड में फिर आ जाए। अगर फर्स्ट से थर्ड में डिजीज गई है तो सेकंड में भी तो किसी में आएगी, ठीक है। इसीलिए जनरेशन की स्किपिंग डोमिनेंट में नहीं मिलती। अब हालांकि स्किपिंग देखने के लिए पेडिग्री बहुत बड़ी चाहिए और कई सारी जनरेशन होनी चाहिए, तब फिर भी आपको स्किपिंग दिखे। मिनिमम 3 जनरेशन तो चाहिएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसलिए स्किपिंग ऑफ जनरेशन केवल आपको एक हिंट देगा कि हाँ क्या हो सकता है। इट कैन नॉट बी यूज्ड टू गिव द कंफर्म आंसर। इससे कंफर्म आंसर तो नहीं, लेकिन थोड़ा अंदाजा लग सकते हैं कि इन दोनों में हम ये एक डिफरेंस जरूर लिख सकते हैं कि डोमिनेंट जो होता है यूजुअली डू नॉट स्किप जनरेशन, डू नॉट स्किप जनरेशंस। तो ये जनरेशन स्किप्स नहीं करते। और रिसेसिव जो होते हैं दे कैन स्किप जनरेशन, कैन स्किप जनरेशन। तो जनरेशन की स्किपिंग जरूर एक मिल सकती है कि जनरेशन का गैप आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगेन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये इतना वो क्लियर डिफरेंस नहीं है कि हम इसी के बेस पे से, कई बार तो पेडिग्री में दिखेगा भी नहीं, पेडिग्री छोटी होगी तो नहीं भी दिखे। अब देखो एक और डिफरेंस, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है तो समझ में आ रहा है ना कि पेडिग्री में जो अफेक्टेड पर्सन होंगे उनका क्या जीनोटाइप हुआ। अगर डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो कैपिटल ए से डिजीज हो रही, तो जो अफेक्टेड पर्सन होंगे उनका क्या जीनोटाइप होगा? कैपिटल ए स्मॉल ए, ये होगा। और जो नॉर्मल होंगे उनका क्या जीनोटाइप होगा? स्मॉल ए हो जाएगा। ये तो नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यहाँ उल्टा हो जाएगा ये चीज कि नॉर्मल वाला कैपिटल ए स्मॉल है और डिजीज वाला स्मॉल है, ठीक है। तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम जीनोटाइप लिखते समय हम गलती ना करें। अब यहाँ अगर डिजीज रिसेसिव है तो नॉर्मल के ये जीनोटाइप रहेंगे और अफेक्टेड के ये जीनोटाइप रहेंगे, ठीक है। अब आप देखो पेडिग्री में एक और खास बात है जिससे हम इनको अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि अगर किसी पेडिग्री में आपको ऐसा लगे कि दोनों पेरेंट नॉर्मल हैं या चलो दोनों पेरेंट अफेक्टेड हैं, दोनों पेरेंट में डिजीज है और चाइल्ड में आपको कोई एक चाइल्ड जो है वो नॉर्मल दिख रहा है, पेरेंट दोनों अफेक्टेड हैं
चाइल्ड नॉर्मल। ठीक है, इस चीज़ को ज़रा हम दोनों पर अप्लाई करके देखें कि ये कहाँ पॉसिबल है, डोमिनेंट में या रिसेसिव। ठीक है, अब ज़रा सा इसमें अपना दिमाग लगा कर देखो कि किस जगह ये पॉसिबल है कि दोनों पेरेंट अफेक्टेड फिर भी चाइल्ड नॉर्मल। अगर दोनों पेरेंट अफेक्टेड हैं और चाइल्ड नॉर्मल है, ऐसा कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता है, सोच के देखिए। और नहीं समझ में आ रहा तो जीनोटाइप से चेक कर लेते हैं। डिजीज डोमिनेंट अगर माने तो दोनों पेरेंट अफेक्टेड हैं, अफेक्टेड के सिंबल क्या है, कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए। अगर मैं इन दोनों के जीनोटाइप, इनके जीनोटाइप में कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए ले लूं, तो आप देखिए इसका जीनोटाइप कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए बनेगा। ये बन जाएगा स्मॉल ए और ये भी वापस वही मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही तो किया। ठीक है, तो देखिए ये चीज पॉसिबल हुई कि नहीं हुई। अगर दोनों पेरेंट अफेक्टेड हैं, डिजीज डोमिनेंट है, दोनों पेरेंट भी अफेक्टेड हैं, फिर भी चाइल्ड नॉर्मल हो सकता है, हो सकता है। ऑलवेज होगा ये तो नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अगर मान लो कैपिटल ए हुए तो फिर तो नहीं होगा, लेकिन हो तो सकता है ना फिर भी, अगर कैपिटल ए स्मॉल ए हो जाए। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर हम यहाँ देखें, अगर मैं यहाँ दोनों को अफेक्टेड लेता हूँ तो अफेक्टेड वाले का यहाँ जीनोटाइप क्या है, स्मॉल ए लेना पड़ेगा, क्योंकि डिजीज रिसेसिव है। ऐसे केस में देखिए ये तो बन गए अफेक्टेड, लेकिन इसको कैसे लाएं, यहाँ तो नॉर्मल लाने के लिए कैपिटल ए चाहिए और कैपिटल ए यहाँ है ही नहीं। बड़ी क्लियर सी बात है कि अगर दोनों पेरेंट अफेक्टेड हैं और चाइल्ड अगर नॉर्मल है तो ये डिजीज कभी रिसेसिव नहीं हो सकती। बोथ अफेक्टेड पेरेंट कैन नेवर हैव नॉर्मल चाइल्ड। ठीक है, ये चीज दिख रही। ठीक है, तो डोमिनेंट में ये चीज पॉसिबल है, रिसेसिव में ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो चीज है ध्यान रखिएगा, ये रिसेसिव में पॉसिबल नहीं है, लेकिन डोमिनेंट में तो पॉसिबल है। अब ये चीज पेडिग्री में आपको अच्छे से पहचान में भी आएगी। कहीं भी आप देखिए पूरी पेडिग्री में कहीं किसी कोने में कि दोनों पेरेंट अफेक्टेड चाइल्ड नॉर्मल, मतलब क्या नहीं होगा, पहले नहीं वाली बात करना, रिजेक्शन रूल चलेगा, क्या नहीं होगा तो रिसेसिव नहीं होगा, डोमिनेंट तो फिर भी पॉसिबल है। और वो पेडिग्री फिर रिसेसिव से कभी होगी नहीं, वो डोमिनेंट से ही करनी होगी। तो तुरंत इतना सा देखते ही पता चल जाएगा डिजीज डोमिनेंट है कि रिसेसिव। ठीक है, एक और आप डिफरेंस देखिए, एक और चीज ले सकते हैं अपन। ठीक है, एक पेडिग्री का पार्ट और बनाते हैं कि अगर हमें ऐसा दिखे कि दोनों पेरेंट नॉर्मल हैं और चाइल्ड अफेक्टेड है एक, ऐसे अगर पेरेंट दोनों नॉर्मल हो और चाइल्ड अफेक्टेड हो, तब क्या पॉसिबल है और क्या नहीं है, इसको भी जरा जीनोटाइप से चेक करके देखें। अगर दोनों पेरेंट नॉर्मल चाइल्ड अफेक्टेड, ये बिल्कुल दिखते हैं पेडिग्री में, कई बार मिलेगी। अब जरा इसमें हम डोमिनेंट डिजीज लेते हैं। अगर दोनों पेरेंट अफेक्टेड हैं तो अफेक्टेड है तो डोमिनेंट, सॉरी दोनों पेरेंट नॉर्मल है तो क्या होगा, डोमिनेंट के केस में तो यही जीनोटाइप बनता है। तो इनका जीनोटाइप क्या हुआ, स्मॉल ए और स्मॉल ए। तो ऐसे में नॉर्मल वाला तो आ जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग, लेकिन इसको कैसे लाएंगे, ये तो नहीं आ सकता, क्योंकि अफेक्टेड लाने के लिए कैपिटल ए चाहिए और कैपिटल ए तो है ही नहीं पेरेंट। ठीक इसी तरह से यहाँ देखें, यहाँ अगर दोनों नॉर्मल और चाइल्ड अफेक्टेड है, यहाँ नॉर्मल वालों का जीनोटाइप क्या है, ये दोनों है। हम इनमें से अगर मान लो इस हेट्रोजाइगस वाले को ले लें, ठीक है, तो बिल्कुल ये स्मॉल ए भी हो जाएगा और ये नॉर्मल वाले भी आ जाएंगे दोनों। तो अगर दोनों पेरेंट अफेक्टेड हों, सॉरी दोनों पेरेंट नॉर्मल हों और चाइल्ड अफेक्टेड है, तो ये चीज़ कहाँ पॉसिबल है, कहाँ नहीं पॉसिबल है, साफ दिख रहा है। ये रिसेसिव में पॉसिबल है लेकिन डोमिनेंट में पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल अपोजिट फिनोमिनन है दोनों के दोनों। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो दोनों केस हैं, पहला वाला केस बताया था कि दोनों पेरेंट अफेक्टेड चाइल्ड नॉर्मल, ये डोमिनेंट के लिए सही है, रिसेसिव के लिए सही नहीं होगा। एंड दोनों पेरेंट नॉर्मल चाइल्ड अफेक्टेड, ये चीज रिसेसिव में एप्लीकेबल है बट डोमिनेंट में कभी नहीं होगा। ठीक है, मतलब आप इस चीज को अपनी कॉपी में प्रॉपरली स्टेटमेंट वाइज भी लिख लें। मैंने तो ये डायग्राम बना के दिखाया है, बट स्टेटमेंट वाइज भी लिख सकते हैं कि डोमिनेंट के केस में क्या लिख सकते हैं, बोथ अफेक्टेड पेरेंट कैन हैव नॉर्मल चाइल्ड, और रिसेसिव में क्या आ जाएगा, बोथ अफेक्टेड पेरेंट कैन नेवर हैव नॉर्मल चाइल्ड। देख लो, ठीक है। अब या तो ये चीज दिखेगी
और ये नहीं होगा तब ये दिखेगा। दोनों एक साथ नहीं आ सकते कभी भी, ये ध्यान रखना। या तो दोनों अफेक्टेड चाइल्ड नॉर्मल, ये सिचुएशन होगी, या फिर ये होगी कि बोथ। अब डोमिनेंट में एक और स्टेटमेंट क्या आ सकता है, बोथ नॉर्मल पेरेंट्स कैन नेवर हैव अफेक्टेड चाइल्ड। ये स्टेटमेंट अपने पास लिख भी लेना, ठीक है। डोमिनेंट के केस में दो स्टेटमेंट हो गए। पहला स्टेटमेंट क्या हुआ, बोथ अफेक्टेड पेरेंट कैन हैव नॉर्मल चाइल्ड, और यहाँ बोथ नॉर्मल पेरेंट कैन नेवर हैव अफेक्टेड चाइल्ड डोमिनेंट में। रिसेसिव में बोथ अफेक्टेड पेरेंट कैन नेवर हैव नॉर्मल चाइल्ड, लेकिन यहाँ कह सकते हैं बोथ नॉर्मल पेरेंट कैन हैव अफेक्टेड चाइल्ड। कैन लिखा है, ऑलवेज की बात ही नहीं करनी, ठीक है। तो बोथ नॉर्मल पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चाइल्ड। अब ये दोनों चीज आपको पेडिग्री में दिख सकती हैं, बट पेडिग्री में इनमें से और इनमें से कोई एक ही चीज नजर आएगी, ठीक है। और इसी अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा कि ये इनमें से कोई एक ही चीज नजर आएगी और ना भी दिखे। पेडिग्री तो कई तरह की बनती है, तो हो सकता अगर पेडिग्री में दिख रहा है तो या तो ऐसा दिखेगा या इस तरह का दिखेगा, तो आपको डोमिनेंट रिसेसिव तुरंत पता चल जाए। ये एक तरीका जरूर है। भले आप ऑटोसोमल और एक्स-लिंक्ड को शायद ढंग से एक बार में देख के नहीं पहचान पाए, लेकिन डोमिनेंट रिसेसिव में अगर इस तरह के पैटर्न है तो तुरंत पहचान में आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑटोसोमल के साथ साथ डोमिनेंट रिसेसिव को रिकॉग्नाइज करने का वही मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पर लिया, कोई नई बात नहीं लिखी है। अब उसके बाद बात करते हैं हम एक्स-लिंक्ड की, ठीक है। इसी तरह से ये एक्स-लिंक्ड डिजीज, इसमें भी डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों आएंगे। एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। इसको कैसे डिफरेंशिएट करें, इसको कैसे पहचानें। देखिए, अगर हम जीनोटाइप की बात करें, ये तो मैंने ऑटोसोम के अकॉर्डिंग बनाए थे जीनोटाइप। अगर हम एक्स-लिंक्ड के अकॉर्डिंग बात करें तो एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट में क्या होगा, एक्स पर प्रेजेंट कैपिटल ए ले लो और उससे तो होगी डिजीज, और एक्स स्मॉल ए से हो जाएगा नॉर्मल। अगर डिजीज एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट है तो इससे जीनोटाइप बनाने पड़ेंगे। डोमिनेंट से डिजीज और वो भी एक्स पर लेंगे, अब एक्स-लिंक्ड। रिसेसिव डिजीज में क्या होगा, एक्स के डोमिनेंट अलील से कंडीशन होगी नॉर्मल, और रिसेसिव अलील जो रहेगा ये डिजीज्ड रहेगा। ये चीज आएगी, ठीक है। एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव, इस तरह से लेना। तो जीनोटाइप कई बार लेने पड़ेंगे। तो जीनोटाइप हम डिजीज को क्या अज्यूम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लेंगे, हम डिजीज को क्या मान रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लेना है। अब एक्स-लिंक्ड में तो ध्यान रखिएगा, डोमिनेंट है या रिसेसिव है, आप इसको क्रिस क्रॉस से पहचान सकते हो। मैं क्रिस क्रॉस का कुछ पैटर्न पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। वही क्रिस क्रॉस आपको बस पेडिग्री में देखना आना चाहिए। क्रिस क्रॉस पेडिग्री में कोई बहुत बड़े लेवल पर नहीं दिखेगा, छोटी छोटी जगह नजर आएगा, और उसे ध्यान से देखना पड़ता है कि पेरेंट्स कैसे हैं और चिल्ड्रन कैसे हैं। अगर मान लो किसी पेडिग्री में ऐसा दिख रहा हो कि मदर अफेक्टेड और सारे सन अफेक्टेड, क्रिस क्रॉस दिखा, मदर अफेक्टेड, सारे सन अफेक्टेड, तो डिजीज क्या होनी चाहिए, जिसके लिए हम कंफर्म ऑलवेज कह सकते हैं कि ऐसे में 100% क्या होना चाहिए। अगर मदर अफेक्टेड है और सारे के सारे सन हमेशा अफेक्टेड है, सारे, एक भी नॉर्मल नहीं चाहिए, सन केवल, डॉटर हो सकती है। मदर अफेक्टेड, ऑल सन अफेक्टेड, तो ये डिजीज एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट हुई या रिसेसिव हुई। थोड़ा दिमाग लगाओ, हमने क्या कहा था, मदर का एक्स किस में जाता है, सन में, और सन में तो एक ही एक्स होता है। मदर में अगर डिजीज है और मान लो वो डिजीज रिसेसिव है, मदर में रिसेसिव डिजीज तो तभी आएगी ना जब दोनों एक्स पर रिसेसिव अलील हो, होमोजाइगस कंडीशन हो, ठीक है। और दोनों एक्स पर रिसेसिव अलील है, मदर में डिजीज है, तो अब दोनों में से कोई सा भी एक सन में गया तो उसमें भी तो डिजीज आ जाएगी एक ही अलील से। तो मदर अफेक्टेड, ऑल सन अफेक्टेड, मतलब डिजीज एक्स-लिंक्ड रिसेसिव। एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट में ये चीज ऑलवेज नहीं है, बट रिसेसिव में ऑलवेज। अब हम बात ऑलवेज की कर रहे हैं, ठीक है, ऑलवेज की बात करें। ऐसा तो कभी कभी तो हो सकता है डोमिनेंट में भी हो जाए कि मदर अफेक्टेड है, सन अफेक्टेड है, लेकिन वो ऑलवेज नहीं होता। ऑलवेज काम सिर्फ रिसेसिव में होगा। अगर ऐसा दिया जाए कि फादर अफेक्टेड है और सारी डॉटर अफेक्टेड, तो ऐसी कंडीशन ऑलवेज कहाँ सही होगी, तो ये एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट में आएगा, क्योंकि फादर में तो एक ही एक्स होता है, ठीक है। अब उस पर अगर रिसेसिव अलील है डिजीज का, तो कोई जरूरी थोड़ी कि डॉटर में भी डिजीज आए, क्योंकि फादर से एक एक्स आ गया, रिसेसिव अलील है, मदर से क्या आएगा उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर फादर में डोमिनेंट डिजीज है, एक्स पर डोमिनेंट अलील से डिजीज हो रही है, और वही एक्स गया डॉटर में, तो मदर से चाहे कुछ भी आए, क्योंकि डोमिनेंट डिजीज और फादर तो डोमिनेंट अलील दे ही रहे हैं, तो डॉटर्स में भी डिजीज आएगी। तो फादर अफेक्टेड, ऑल डॉटर अफेक्टेड, ये चीज ऑलवेज कहाँ आएगी, एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट में आ जाएगी, ठीक है। और दोनों का रिवर्स भी ध्यान रखना है, क्योंकि अपन रिजेक्शन रूल फॉलो करते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। अब हम कह रहे हैं कि फादर अफेक्टेड, ऑल डॉटर मस्ट बी अफेक्टेड, एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट में। अब मान लो अपने को तो पेडिग्री में दिया है फादर अफेक्टेड और एक डॉटर नॉर्मल दे रखी है,
ठीक है, फादर अफेक्टेड और एक डॉटर नॉर्मल दे रखी है, मतलब एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं हुआ। ये मत कह देना कि एक्स लिंक रिसेसिव हो जाएगा, पता नहीं, वो तो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, फादर अफेक्टेड ऑल डॉटर अफेक्टेड, एक्स लिंक डोमिनेंट होगा। फादर अफेक्टेड और अगर एक भी डॉटर नॉर्मल आ गई तो भी तो ठीक है ना, हमें ये पता चल गया कि एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं होगा, दूसरा चेक करेंगे। तो नहीं वाला रिजेक्शन भी ध्यान रखिए। मदर अफेक्टेड, सारे सन अफेक्टेड, एक्स लिंक रिसेसिव। मदर अफेक्टेड और मान लो एक भी सन नॉर्मल है तो एक्स लिंक रिसेसिव नहीं है। हमारे लिए जितना जरूरी ये पता लगाना है कि एक्स लिंक रिसेसिव है या डोमिनेंट है, उतना ही जरूरी ये भी है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं है या एक्स लिंक रिसेसिव नहीं है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो भी ठीक है, बचे हुए चेक करेंगे तो हमारा तो चीज़ें कम होती जाएंगी। इसलिए इनके नेगेटिव भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी तरह से क्रिस क्रॉस की बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताई थी कि कोई भी एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज डॉटर में तब तक नहीं आती जब तक कि फादर अफेक्टेड ना हो। फादर अफेक्टेड होंगे तभी डॉटर में डिजीज आएगी एक्स लिंक रिसेसिव, क्योंकि डॉटर में एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज कब आएगी, जब उसके दोनों एक्स पर रिसेसिव अलील हो, मतलब फादर से भी आए मदर से भी आए, और फादर में तो एक ही एक्स होता है। तो इसका मतलब ये फादर अगर नॉर्मल हुए तो फादर के एक्स पे तो डोमिनेंट अलील हुआ, और फादर अगर डोमिनेंट अलील लेंगे तो डॉटर में डिजीज कहाँ से आ जाएगी, नहीं आएगी। अगर एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज को डॉटर में लाना है तो फादर भी पहले अफेक्टेड होना चाहिए। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, अब ऐसे तो बहुत सारे पैटर्न निकाल सकते हो आप, बस ये क्या थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। पेडिग्री में क्रिस क्रॉस चेक करना ही सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस के बाद दिखने लगता है, ठीक है। अब हमें कभी ऐसा दिखे कि फादर तो नॉर्मल और डॉटर में डिजीज, कहीं भी दिख सकता है ऐसा पेडिग्री में कि फादर नॉर्मल डॉटर में डिजीज, तो क्या कंक्लूजन दोगे? बिल्कुल है कंक्लूजन कि फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड, मतलब एक्स लिंक रिसेसिव कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्स लिंक रिसेसिव में तो डॉटर अगर अफेक्टेड है तो फादर भी अफेक्टेड होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं क्रिस क्रॉस की जो आपको एक्स लिंक डोमिनेंट रिसेसिव को डिफरेंशिएट करने में हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो एक्स लिंक डोमिनेंट पर जैसे अगर ध्यान रखें तो ये एक कंक्लूजन हमें ध्यान रखना होता है कि अफेक्टेड फादर विल ऑलवेज हैव all affected daughters। तो फादर अगर अफेक्टेड है तो सारी डॉटर भी अफेक्टेड होंगी। ऐसे ही रिसेसिव में क्या हो जाएगा, इन अफेक्टेड मदर will always have all affected son। Affected mother will always have all son affected। Affected father will always have all daughter affected। और अगर ये नहीं दिख रहा है तो ये इनहेरिटेंस नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना कि फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स लिंक रिसेसिव नहीं होगा। मदर अफेक्टेड है और सन नॉर्मल है तो एक्स लिंक रिसेसिव नहीं होगा, फादर और डॉटर में डोमिनेंट नहीं होगा। ऐसे क्रिस क्रॉस के कई सारे पैटर्न हैं। तो हमें जितना पुराना इनहेरिटेंस जो हमने पढ़ा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक्स लिंकेज, वो जितना क्लियर होगा कि एक्स कहाँ से कहाँ जाता है, किसका एक्स किस में आएगा, तो डोमिनेंट कब होगा, रिसेसिव कब होगा, ये चीज़ें जितनी क्लियर होंगी पेडिग्री उतना ईजी हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इनको नहीं सोच पा रहे, ये हमें विजुअलाइज नहीं हो रहा है, तो फिर पेडिग्री में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। पेडिग्री थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, वहाँ कोई बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखा जाए तो पेडिग्री सॉल्व करने के, ये मैंने आपको डोमिनेंट रिसेसिव के डिफरेंस बताए हैं। अच्छा, ये और ध्यान रखना कि अगर कभी ऐसा दिखे कि दोनों अफेक्टेड पेरेंट और सन जो है या कोई भी चिल्ड्रन जो है नॉर्मल है, अफेक्टेड पेरेंट का नॉर्मल चाइल्ड में हमने कहा था कि रिसेसिव नहीं होगा, डोमिनेंट होगा। तो जब ऐसे केस में रिसेसिव नहीं होता है ना, तो कोई भी रिसेसिव नहीं हो सकता, मतलब ना ऑटोसोमल रिसेसिव ना एक्स लिंक रिसेसिव। ये चीज़ ऐसी है जो एक्स लिंक के लिए भी ठीक है। तो जैसे हमें मालूम चल रहा है कि रिसेसिव नहीं है तो फिर सारे रिसेसिव हटा दो, ऑटोसोमल भी नहीं होगा, एक्स लिंक भी नहीं होगा, डिजीज डोमिनेंट हो गया, वो चाहे इससे हो चाहे इससे, वो चेक करना पड़ेगा। ऐसे अगर मान लीजिए दोनों पेरेंट नॉर्मल और चाइल्ड अफेक्टेड है तो डोमिनेंट कभी नहीं होगा। तो ये न केवल ऑटोसोमल डोमिनेंट बल्कि एक्स लिंक डोमिनेंट में भी ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनहेरिटेंस के हमारे नॉलेज को हमें यूज़ करना है पेडिग्री में। थोड़ा सा शुरू में टाइम लगेगा, सोचना और पैटर्न समझना पड़ेगा, धीरे धीरे फिर प्रैक्टिस में आएगा।
अब बाकी हमें अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। डिफरेंशिएट कैसे करना वो मैंने आपको बता दिया। अब इसका मतलब सीधी सी बात है, पेडिग्री को सॉल्व करने के जो हमारे सिस्टम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। देखिए कुल मिलाकर ये जो हमने कंपैरिजन लिया था, अब पेडिग्री सॉल्व करना ध्यान रखिएगा, पेडिग्री हमेशा 4 स्टेप्स में सॉल्व करनी है। हमें पेडिग्री सॉल्व करने के लिए 4 स्टेप होनी चाहिए। सबसे पहले आप क्या चेक करो, सबसे पहले चेक करेंगे साइटोप्लाज्मिक, ठीक है, नंबर 1 साइटोप्लाज्मिक चेक करेंगे। नंबर 2 में हम वाई लिंक्ड चेक करेंगे। ये दोनों तो देखते ही पता चल जाएंगे होगा कि नहीं होगा, ठीक है। नंबर 3 थर्ड स्टेप में हम अब ऑटोसोमल और एक्स-लिंक्ड को तो देख के पहचानना मुश्किल है, तो थर्ड नंबर पर हम डोमिनेंट रिसेसिव चेक करेंगे। डोमिनेंट रिसेसिव कैसे कि दोनों पेरेंट अफेक्टेड, चाइल्ड नॉर्मल, या दोनों पेरेंट नॉर्मल, चाइल्ड अफेक्टेड, इन दोनों में से कोई चीज़ दे रखी है कि नहीं। अगर इनमें से कुछ भी दिया है तो वहीं पता चल जाएगा डिजीज डोमिनेंट हो गया रिसेसिव। नहीं दिया है तो ठीक है आगे बढ़ो, लेकिन अगर गिवन है तो वहीं पहचान में आ जाएगा, आधा काम हो जाएगा आपका। और फिर फोर्थ स्टेप लास्ट में होता है वो है क्रिस क्रॉस। फिर लास्ट में हम क्रिस क्रॉस से फाइनली डिफरेंशिएट करें, और यूजुअली हम चौथे स्टेप तक जाएंगे जब तक हमारा आंसर मिल जाता है। क्रिस क्रॉस इस फोर्थ स्टेप, क्रिस क्रॉस को ही चेक करने में थोड़ी सी दिक्कत आती शुरू में, हमें ढंग से दिखाई देना चाहिए, ठीक है। अब आपको कभी भी कोई पेडिग्री गिवन हो तो पूरा ढंग से चेक करें, आधा अधूरा काम नहीं करें। आप एक आंसर निकाल के बैठ गए, पता चला दूसरे और भी हैं। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ पेडिग्री में मल्टीपल आंसर आते हैं, इसलिए हमें सारा चेक करना पड़ेगा। तो ये 4 स्टेप फॉलो करनी है, साइटोप्लाज्मिक, फिर वाई लिंक, फिर डोमिनेंट रिसेसिव और क्रिस क्रॉस, ठीक है। उसके बाद आपका जीनोटाइप से आंसर कंफर्म हो जाता है कि ये आंसर होगा। और पेडिग्री का क्वेश्चन अगर एक स्टूडेंट चाहे तो कभी गलत नहीं होता, क्योंकि उसमें क्रॉस चेक करना है, ठीक है। तो ये 4 स्टेप ध्यान रखनी है। और पेडिग्री में जितना हो सके अगर हम देख के पहचान पाए, ये हमारा प्रैक्टिस पर आएगा, जितना हम देख के पहचान पाएंगे उतना सॉल्व करने में कम टाइम लगेगा। और हमें देखकर कुछ नहीं पता चल रहा है तो जीनोटाइप रख करके तो हम सारा चेक कर सकते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है बट चेक तो तब भी हो जाएगा। अब अपन एक पेडिग्री लेते हैं और ज़रा उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने एक पेडिग्री बना रखी है, यहाँ पर सबको दिख रही होगी। अब ये पेडिग्री सबसे पहले अपनी अपनी कॉपी में सब बना लें, ठीक है। भले यहाँ वीडियो रोक दें, ठीक है। और ज़रा एक बार कोशिश करें पेडिग्री को सॉल्व करने की। जो मैंने आपको पैटर्न बताए हैं उसके बेस पर सीक्वेंस और स्टेप बाय स्टेप काम करने की कोशिश करें, ठीक है। अब ये जो पेडिग्री दी हुई है, बनाने के बाद इसको सबसे पहले अच्छे से ऑब्जर्व करें कि क्या है, डिजीज किस में है, नहीं है। हम देख रहे हैं फादर में डिजीज है, इधर इधर डिजीज कुछ कुछ में दिख रही, ठीक है। अब हम अपने वो 4 स्टेप वाला जो मेथड है उसको शुरू करते हैं। मैं ये पेडिग्री कैसे करनी है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए हम इसको चेक करना शुरू करते हैं, ठीक है। पहले तो हम देखें तो फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था, साइटोप्लाज्मिक चेक करना है। तो साइटोप्लाज्मिक ये है या नहीं है चेक कर सकते हैं। कैसे? साइटोप्लाज्मिक होता तो मदर नॉर्मल है तो सारे बच्चे नॉर्मल आने चाहिए, यही तो बताया था, जैसे मदर हो वैसा आना चाहिए। अब मदर तो नॉर्मल है, इनके चिल्ड्रन कितने, एक डॉटर है और 2 सन है, तो मदर नॉर्मल है, डॉटर और सन तो अफेक्टेड है, और एक ही सन नॉर्मल है, मतलब इस साइटोप्लाज्मिक तो नहीं है। यही दिख रहा है कि ये डिजीज जो है साइटोप्लाज्मिक नहीं होंगी, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक नहीं है, एक एक हम चेक करते चलें तो ये साइटोप्लाज्मिक नहीं है। फिर वाई लिंक्ड की बात करें सेकेंड स्टेप में, तो वाई लिंक्ड में हमने क्या बताया था कि फादर से सन, लेकिन उससे पहले मैंने क्या कहा था, पूरी पेडिग्री को एक ही बार में देख लो। अगर पूरी पेडिग्री में एक भी फीमेल सिंबल में डिजीज है तो वाई लिंक्ड का भी नहीं होता। अब इसमें देख लो, ये देखो फीमेल डॉटर अफेक्टेड है, मतलब इस डिजीज का जीन वाई पर है ही नहीं, तो डॉटर में कैसे आएगा, तो ये वाई लिंक्ड भी नहीं, ठीक है। ये दोनों तो हमने पहले क्लियर कर ली, देखते पता चल जाता। अब बात आती है एक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल की। थर्ड स्टेप पे चलते हैं। थर्ड स्टेप हमने कहा था डोमिनेंट रिसेसिव चेक करो, क्योंकि एक्स लिंक्ड ऑटोसोमल देख के नहीं पहचान पाए। अब इसमें जरा हम डोमिनेंट रिसेसिव के अकॉर्डिंग ध्यान से देखें, जो मैंने आपको 2 पैटर्न बताए थे, दोनों पेरेंट अफेक्टेड, चाइल्ड नॉर्मल, दोनों पेरेंट नॉर्मल, चाइल्ड अफेक्टेड, इन दोनों में से कोई पैटर्न दिख रहा है क्या, पूरा ढंग से चेक करें। अब यह अपने ऑब्जर्वेशन की बात है, किसी को एकदम नजर आ जाएगा, किसी को न भी दिखे। अब अगर आपका ऑब्जर्वेशन सही है तो आपको दिखना चाहिए,
ठीक, और जरूरी नहीं स्टार्ट में दिखे, पूरी पेडिग्री में कहीं भी हो सकता है। तो एक नहीं दो दो जगह दिख रहा है, ध्यान से देखो। कहाँ? ये देखो, दोनों पेरेंट नॉर्मल, चाइल्ड अफेक्टेड, कोई सा भी चाइल्ड अफेक्टेड तो है ना, दोनों पेरेंट नॉर्मल, चाइल्ड अफेक्टेड। यहाँ देखो ये दोनों पेरेंट नॉर्मल, चाइल्ड अफेक्टेड, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, क्या नहीं होगा? पेरेंट नॉर्मल, चाइल्ड अफेक्टेड, क्या नहीं होगा? पेरेंट नॉर्मल और चाइल्ड अफेक्टेड होने पर क्या नहीं होता? डोमिनेंट नहीं होता कभी भी। तो एक बात होता है कि ये पेडिग्री डोमिनेंट डिजीज नहीं है, इतना सा देखते पता चल गया, डोमिनेंट नहीं। तो डोमिनेंट जब नहीं है ना, तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट भी नहीं है और वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी नहीं है, दोनों डाल होगी नहीं उससे। अब ये पेडिग्री होगी तो रिसेसिव से होगी। अब क्या बची? अब देखो 4 रिजेक्ट हो गए, साइटोप्लाज्मिक वाई लिंक पहले रिजेक्ट हो गए, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं है, ये भी हटा दिया। अब या तो ये पेडिग्री एक्स लिंक्ड रिसेसिव है या ऑटोसोमल रिसेसिव। अभी यहाँ ये कंफर्म नहीं हुआ कि आंसर ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी हो सकता है, रिसेसिव है ये पता चला है। तो अब हमारे पास ये 2 बचे, इनको चेक करें। 3rd स्टेप हो गई, 4th स्टेप में आओ। 4th स्टेप है क्रिस क्रॉस, राइट। अब या तो क्रिस क्रॉस का कोई पैटर्न आप देख कर पहचान पाए तो इमीडिएट आंसर आ जाएगा, और अगर हमें देख के नहीं मालूम चले तो हमें जीनोटाइप से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है शुरू में आपको नहीं दिखे कि इसमें आपको कहीं देख के ऐसा लग रहा है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा या नहीं, क्रिस क्रॉस के बेस पर, ठीक है। अगर आप देख के पहचान पाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं पहचान पाते हैं तो हम चेक करके निकालेंगे। चलिए मैं भी मान लेता हूँ कि मुझे नहीं मालूम चल रहा है एक्स लिंक्ड रिसेसिव है या नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता क्वेश्चन पे सोचने का। तो हम क्या करें, हम उसको चेक कर लेते हैं। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, और उसके अकॉर्डिंग पेरेंट के जीनोटाइप लेकर के क्रॉस करते हुए देखें, अगर ये डिजीज एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगी तो हर सिंबल एक्सप्लेन होना चाहिए और उसका जीनोटाइप भी लिखना आना चाहिए, ठीक है। और अगर हम गलत सोच रहे होंगे तो कहीं ना कहीं हम खुद ही अटक जाएंगे। देखो कैसे चेक करते हैं, अपन इसको चेक करके देखते हैं, ठीक है। अब ये डिजीज एक्स लिंक्ड रिसेसिव मान रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स पर प्रेजेंट डोमिनेंट अलील से तो डिजीज पर्सन नॉर्मल रहेगा और रिसेसिव अलील से डिजीज आएगी। ये चीज हर एक के दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि हम इसको एक्स लिंक्ड रिसेसिव मानकर चेक करेंगे। अब मदर अगर नॉर्मल है तो मैं क्या जीनोटाइप लिखूं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मदर का जीनोटाइप क्या आना चाहिए, एक्स कैपिटल ए, या तो ये हो या एक्स कैपिटल ए एक्स स्मॉल ए, ये हो। दोनों ही केस में मदर नॉर्मल होगी, ठीक है। मदर ये हेटेरोजाइगस है लेकिन नॉर्मल रहेगी, कैरियर मदर अफेक्टेड सिर्फ रिसेसिव डिजीज में होती है, या तो नॉर्मल रहेगी, डोमिनेंट डिजीज, सॉरी रिसेसिव डिजीज है तो ये डोमिनेंट नॉर्मल हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये फादर का क्या जीनोटाइप लिखेंगे, एक्स स्मॉल ए वाई, क्योंकि डिजीज को अपन एक्स लिंक्ड रिसेसिव मान के चेक कर रहे हैं। तो रिसेसिव डिजीज तो तभी आएगी जब फादर में रिसेसिव वाली लो, एक्स कैपिटल होता है तो फादर नॉर्मल हो जाते। अब अपने को ये चेक करना कि इन दोनों के क्रॉस से इनके जो 3 प्रोजेनी है ये आ सकते हैं कि नहीं, बस ये चेक करना। अफेक्टेड डॉटर आ सकती है क्या? अब अफेक्टेड डॉटर कैसे बनेगी, देखिए डॉटर अफेक्टेड तब होगी जब इसके दोनों एक्स पर रिसेसिव वाली लो, ठीक है। अब देखो फादर से तो आ ही जाएगा, मदर से लाना है तो इसका मतलब मदर में फिर ये जीनोटाइप हटाओ, मदर को क्या रखो, हेटेरोजाइगस। मदर अगर हेटेरोजाइगस हुआ तो एक्स स्मॉल है और इधर से भी एक्स स्मॉल है, बिल्कुल पॉसिबल है। फिर है सन नॉर्मल, सन में देखिए सन नॉर्मल है, सन में फादर से तो वाई आएगा, मदर से एक्स आएगा, तो मदर से ये वाला एक्स आ गया, एक्स कैपिटल ए और ये वाई, तो हो गया सन नॉर्मल, ये भी संभव है। फिर अफेक्टेड सन, अब अफेक्टेड सन कैसे आए, तो मदर से अगर मान लो ये एक्स स्मॉल ए आ गया, ये है ना मदर में, मदर हेटेरोजाइगस है, और इधर से वाई आया तो ये भी बिल्कुल हो जाएगा। अब आप देखिए फर्स्ट जनरेशन तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन हो रही है, और आगे चलते बस ऐसे चेक करना होता है। मैं अब देखिए इसकी मैरिज नॉर्मल से हुई तो इसका क्या जीनोटाइप होगा, नॉर्मल मैन का, नॉर्मल मैन का जीनोटाइप एक्स कैपिटल ए वाई होगा, राइट। अब इन दोनों से पहले इनकी डॉटर हुई है और वो नॉर्मल हुई है, डॉटर नॉर्मल है, डॉटर में एक एक्स तो फादर देंगे, एक एक्स मदर देंगे, फादर से एक्स कैपिटल ए आ रहा है, मदर से एक्स स्मॉल ए आ रहा है, तो हो गया डॉटर नॉर्मल, ये भी पॉसिबल है, बस पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं। अगला इनका सन हुआ है तो सन में एक्स कहाँ से आएगा, मदर से, वाई फादर से आता है, तो मदर में ये रहे एक्स, मदर के दोनों एक्स में स्मॉल ए है तो मदर का ये आया स्मॉल एक्स, और ये इधर से ये वाई,
अब अगर आप इसको आंख बंद करके आगे बढ़ गए तो गलत कर जाओगे। अब आप देखिए मदर से यहाँ एक्स स्मॉल ए ही आ पाएगा, ठीक है, और फादर से क्या आया वाई, और एक्स स्मॉल ए वाई ये सन नॉर्मल नहीं हो सकता क्योंकि डिजीज आपकी रिसेसिव मानी। तो ये यहाँ आकर के आप अटक गए कि हमें तो नॉर्मल सन दिया है, ठीक है, नॉर्मल सन दिया है, और यहाँ हमारे हिसाब से तो अफेक्टेड आना चाहिए। अगर इस डिजीज को हम क्या मानते हैं, एक्सटिंक्ट रिसेसिव, इसका मतलब ये एक्सटिंक्ट रिसेसिव नहीं है। भले ये यहाँ होता जा रहा है लेकिन जहाँ आप अटक गए वही रोकना पड़ेगा कि एक्सटिंक्ट रिसेसिव नहीं, हम गलत चल रहे थे। अब हमसे कोई पूछे कि ये पेडिग्री एक्सटिंक्ट रिसेसिव क्यों नहीं है, तो हमारे पास उस क्यों का जवाब होना चाहिए, और वो तभी होगा जब हमने चेक किया। अब या तो ये चीज मुझे नजर आ जाती, अगर कोई ढंग से देखे, अगर हमारा ऑब्जर्वेशन बढ़िया तो इतना काम करने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने आपको क्या बताया था, पीछे लिखवाया था कि अफेक्टेड मदर विल ऑलवेज हैव ऑल अफेक्टेड डॉटर, सॉरी अफेक्टेड मदर विल ऑलवेज हैव ऑल अफेक्टेड सन, किसमें, एक्सटिंक्ट रिसेसिव में, पीछे भी बात की। और अब यहाँ देखो मदर अफेक्टेड है और सन नॉर्मल। मैंने यही तो कहा था कि मदर अगर अफेक्टेड है, डिजीज ऑटो एक्सटिंक्ट रिसेसिव है, तो सारे सन भी अफेक्टेड होने चाहिए, और मदर अगर अफेक्टेड है और सन नॉर्मल है तो ये भी कंफर्म हुआ कि एक्सटिंक्ट रिसेसिव नहीं होगा। नेगेटिव भी ध्यान रखना है, अभी बात करी थी। अब या तो ये मुझे दिख जाता इतना सा कि मदर अफेक्टेड सन नॉर्मल, इतना सा ऑब्जर्व हो जाता, तब तो मैं इमीडिएटली उसी टाइम कह देता कि एक्सटिंक्ट रिसेसिव नहीं। और क्योंकि ये मेरे ऑब्जर्वेशन में नहीं आया तो मैंने जीनोटाइप रख करके चेक करके इतना काम किया। समझ में आई बात? मैंने ये चीज आपको जानबूझ के दिखाई है कि अगर आप देख कर नहीं पहचान पा रहे हैं तो जीनोटाइप से चेक कीजिए। ये भी कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, प्रैक्टिस के बाद फटाफट होता है। अदरवाइज ये छोटी छोटी चीज़ें दिखनी चाहिए, मदर से सन और जो भी है आप चेक करते चले तो आपको क्रिस्कोस का पैटर्न यूँ भी दिख जाएंगे, तो आपको जीनोटाइप से चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कम टाइम में हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, अब हमें पता चला कि एक्सटिंक्ट रिसेसिव नहीं है तो हम इसको फिर हटाएंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड है। तो फोर्थ स्टेप क्रिस क्रॉस चेक करने से हमें पता चला कि एक्सटिंक्ट रिसेसिव नहीं है। अब तो एक ही बचा ना, ऑटोसोमल रिसेसिव, तो भी हम जीनोटाइप से एक बार चेक कर लें। और वैसे भी पेडिग्री में जीनोटाइप लिखना आना चाहिए, क्योंकि ध्यान रखना कभी कभी पेडिग्री का क्वेश्चन दे देते हैं और खुद से बता देते हैं कि ये डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव है। आप तो सेकेंड जनरेशन के फोर्थ चाइल्ड का जीनोटाइप बताओ, तो वैसे भी जीनोटाइप लिखना तो आना चाहिए, जीनोटाइप पर भी क्वेश्चन आता है। तो अब हम इसको वापस हटाएंगे, ठीक है, इसको हटाएंगे और फिर हम इसको ऑटोसोमल रिसेसिव से करके देखें। तो ये जो भी हमने लिए ये सब हटेंगे, ठीक है। अब हम इस डिजीज को ऑटोसोमल रिसेसिव मानते हैं, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या करना है अपने को, ऑटोसोमल रिसेसिव में कैपिटल ए जो रहेगा वो नॉर्मल और स्मॉल ए से डिजीज। अब एक्स को साथ में नहीं रखना, अब इससे रखो जरा जीनोटाइप, ठीक है। फादर अफेक्टेड है, अफेक्टेड तो तभी होगा जब स्मॉल ए होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑटोसोमल बेस पर। मदर में या तो वो होमोजाइगस नॉर्मल या हेट्रोजाइगस होगी, तभी तो दोनों में नॉर्मल आ सकती है। फिर देखिए पहली डॉटर अफेक्टेड, अफेक्टेड वाला कब आएगा, स्मॉल ए, ठीक है। तो स्मॉल ए मतलब फादर से भी आया, मदर से भी लाना पड़ेगा, तो मदर को यहाँ भी क्या रखेंगे हम, हेट्रोजाइगस, ठीक है। उसके बाद ये सन नॉर्मल, तो नॉर्मल भी हो जाएगा, इधर से कैपिटल ए आ जाएगा, इधर से स्मॉल ए आ गया, ये हो गया नॉर्मल, और यहाँ वापस ये स्मॉल ए आ सकता है। देखो अब ये मत सोचना कि स्मॉल ए दो बार कैसे आ गए, ये ह्यूमन के क्रॉस है। मोनोहाइब्रिड में बता चुका हूँ मैं कि अगर इन पेरेंट्स के 3 बच्चे हैं तो कोई तीनों बच्चे एक साथ पैदा नहीं हुए। ह्यूमन में इन 3 चिल्ड्रन, ये सिबलिंग है, 3 बार क्रॉस हुआ है। एक बार के रिप्रोडक्शन से ये प्रोड्यूस हुई, एक बार ये, फिर एक बार ये, तो सेम जीनोटाइप वापस आ सकता है। ह्यूमन में ये अलग अलग टाइम पे हुए, सिबलिंग है, 3 क्रॉस है, एक ही क्रॉस नहीं, ठीक है। अब आप देखो यहाँ नॉर्मल, तो नॉर्मल का क्या जीनोटाइप होगा, क्या तो कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए। फिर आप देखिए ये नॉर्मल है, इधर से तो स्मॉल ए आना ही है, इधर से कैपिटल ए आ जाएगा, तो ये भी नॉर्मल, और इधर से ये भी नॉर्मल होगा, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। इधर आप देखो कैपिटल ए स्मॉल ए नॉर्मल, तो आप चाहो तो यहाँ पर भी आप कैपिटल ए कैपिटल नॉर्मल में तो ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन अगर ये अफेक्टेड आएगा तो इसका मतलब ये हेट्रोजाइगस होगा, दोनों हेट्रोजाइगस है तो ये डिजीज भी आ जाएगी और ये नॉर्मल कंडीशन भी बन जाएगी, दोनों पॉसिबल है, राइट, ठीक है। इसी तरह से ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल वाले के लिए हमारे पास हमेशा 2 जीनोटाइप होते हैं। अब इधर से स्मॉल ए आना है, ये दोनों के दोनों हेट्रोजाइगस बनेंगे इससे, और नॉर्मल भी रहेंगे, बिल्कुल आ सकते हैं।
यहाँ भी वही है, ये नॉर्मल है तो दोनों को हेटेरोजाइगस ले लो, तो ये दोनों के भी जीनोटाइप हो गए और ये नॉर्मल जीनोटाइप इस तरह से आ गया। मतलब अगर मैंने इस पेडिग्री को ऑटोसोमल रिसेसिव कंसिडर किया तो आप देखो शुरू से लेकर एक एक सिंबल पर जीनोटाइप लिख पा रहे हैं और ये एक्सप्लेन हो रहा है। तो इसका मतलब हमारी इस फर्स्ट पेडिग्री का आंसर क्या रहा? ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, और ये हमारी जो पेडिग्री थी, ये पेडिग्री का जो क्वेश्चन है, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, AIPMT 2015 में ये पूछा गया है, एग्जाम का ही क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को करने में स्टूडेंट्स को 10 सेकंड नहीं लगे, सब कुछ देख के पता चल रहा है। मैंने तो आपको जानबूझ करके चेक करके बताया कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा या नहीं होगा। नॉर्मली स्टूडेंट को शुरुआत में क्रिस क्रॉस में दिक्कत आती, तो अपने को पेडिग्री सॉल्व करने की 4 स्टेप ध्यान रखनी है। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक, फिर वाई लिंक्ड, फिर डोमिनेंट रिसेसिव और फिर क्रिस क्रॉस। और क्रिस क्रॉस नहीं चेक कर पाओ तो सॉरी देख के नहीं पहचान पाओ तो इसे चेक कर लो, जो मैंने आपको करके बताया। समझिए? चलिए एक पेडिग्री और ले लेते हैं। नेक्स्ट जरा इसको नोट करो और इसको नोट करके जरा जो मैंने तरीका बताया उससे सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, ना वीडियो यहीं रोक लें और एक बार इसको लिख लें और फिर जरा इसको करने की कोशिश करें। अब देखो इसको भी जरा सॉल्व करके देखें। आपने वही 4 स्टेप्स लाओ, ठीक है, 4 स्टेप से करके देखें। सबसे पहले क्या करेंगे? साइटोप्लाज्मिक चेक करेंगे, साइटोप्लाज्मिक है या नहीं है। अब तो आना चाहिए। मदर नॉर्मल है और यहाँ देखो काफ़ी सारे चिल्ड्रन तो अफेक्टेड है, मदर जैसे तो है नहीं, साइटोप्लाज्मिक नहीं है। क्लियर? वाई लिंक्ड है या नहीं है? क्या बताया था वाई लिंक को चेक करने के लिए? पूरी पेडिग्री में एक भी फीमेल में डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ देखो ज़रा, यहाँ पर तो बहुत सारी फीमेल में डिजीज़, अगर एक भी फीमेल में डिजीज़ है तो वाई लिंक तो वैसे ही नहीं है। ये दो तो आपके बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे। थर्ड स्टेप है डोमिनेंट रिसेसिव की। अब थर्ड स्टेप डोमिनेंट रिसेसिव, उसमें 2 ही पैटर्न है, या तो दोनों पेरेंट नॉर्मल चाइल्ड अफेक्टेड या दोनों पेरेंट अफेक्टेड चाइल्ड नॉर्मल। क्या इन दोनों में से कोई पैटर्न है? देखो इन दोनों पैटर्न में से भी कोई हो, ये हमेशा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। अपन भी देख लें कि क्या कोई पैटर्न ऐसा है जैसे पिछले वाले में था। ये पैटर्न जब होते हैं तो काम ईजी हो जाता है। इसमें है क्या? अगर आप ध्यान से देखो तो बिल्कुल है। ये देखो दोनों पेरेंट नॉर्मल सॉरी अफेक्टेड चाइल्ड नॉर्मल। ये यहाँ दिख रहा है कि दोनों पेरेंट अफेक्टेड चाइल्ड नॉर्मल। अफेक्टेड पेरेंट हैविंग नॉर्मल चाइल्ड मतलब क्या नहीं होगा? नहीं वाले को हटाओ पहले, क्या नहीं होगा? रिसेसिव नहीं होगा। अगर पेरेंट दोनों अफेक्टेड और चाइल्ड नॉर्मल है, रिसेसिव में कभी नहीं आ सकता, अभी पढ़ा तो रिसेसिव नहीं होगा। और रिसेसिव नहीं है तो कोई सी भी रिसेसिव डिजीज नहीं होगी, ना ऑटोसोमल रिसेसिव ना एक्स लिंक्ड रिसेसिव। इस ऐसे जो केसेस होते हैं ना, दोनों अफेक्टेड चाइल्ड नॉर्मल या दोनों नॉर्मल चाइल्ड अफेक्टेड, इसमें आपको दोनों रिसेसिव दोनों डोमिनेंट हटाना होते हैं। यहाँ जैसे कि रिसेसिव नहीं है तो दोनों ही रिसेसिव हटा दो, ऑटोसोमल रिसेसिव एक्स लिंक्ड रिसेसिव। मतलब ये पेडिग्री इसमें जो डिजीज है वो है डोमिनेंट। अब या तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होगी या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। अब ये 2 बज गए, इनको चेक करना है तो अपन आ जाते हैं 4th स्टेप पर, क्रिस क्रॉस। ठीक है, और क्रिस क्रॉस के अकॉर्डिंग चेक करें। क्रिस क्रॉस के अकॉर्डिंग देखेंगे जरा ऑटोसोमल सॉरी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ये डिजीज हो सकती है या नहीं हो सकती। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होगा या नहीं होगा चेक कर सकते हैं। अब ये तो देख के भी पहचान सकते हो, और अगर देख के नहीं पहचान पा रहे हो तो जैसे मैंने चेक करने को बताया वैसे चेक कर लो। ठीक है, मतलब ऐसा कोई बड़ा काम नहीं। जैसे अगर आप इसको जीनोटाइप से एक्स लिंक्ड डोमिनेंट चेक करें तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के केस में फादर में तो इसी से डिजीज आएगी, अब कैपिटल ए रखना पड़ेगा। और मदर अगर रिसेसिव है तो एक्स स्मॉल ए लेना पड़ेगा, क्योंकि अपन डिजीज को एक्स लिंक्ड डोमिनेंट मान रहे हैं, इस बार डोमिनेंट चेक कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक्स का डोमिनेंट अलील जो होगा उससे तो होगी डिजीज और रिसेसिव अलील नॉर्मल रहेगा। ये सिचुएशन है अब हमारी। अब आपको केवल यही चेक करना है कि आ सकते हैं कि नहीं, कोई बहुत बड़ी पेडिग्री है नहीं। अफेक्टेड डॉटर आ सकती है क्या? अब फादर अफेक्टेड है तो ये एक्स तो इसमें आना ही है, तो डॉटर भी अफेक्टेड होगी। बोला था ना एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में फादर अफेक्टेड है डॉटर भी अफेक्टेड। सन नॉर्मल हो सकता है, मदर से एक्स स्मॉल ए आ जाएगा तो बिल्कुल सन नॉर्मल हो जाएगा। डॉटर अफेक्टेड हो सकती है, फिर फादर से एक्स ए आएगा, ये भी हो जाएगी। अब आप देखो दिक्कत कहाँ आएगी? आपको दिक्कत आएगी इस जगह पर। अफेक्टेड सन कैसे लाओगे? सन में एक्स कहाँ से आएगा? मदर से। मदर का जीनोटाइप क्या है? एक्स स्मॉल ए। तो ये एक्स उठ के इसमें आया, फादर से तो वाई आया,
और एक स्मॉल ए आने का मतलब तो सन तो नॉर्मल होना चाहिए ना, अफेक्टेड कैसे होगा? सन अफेक्टेड हो ही नहीं सकता। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज में देखो क्रिस्कोस का ये एक और पैटर्न, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज में अगर मदर नॉर्मल है तो सन कभी अफेक्टेड नहीं हो सकता। ऐसे छोटे छोटे पैटर्न बहुत होते हैं, अपने को चेक करना आना चाहिए। देखो मैंने आपके सामने चेक करके बताया, और नहीं तो मैं तो देख के भी पहचान सकता था। कैसे देख के पहचान? चलो मुझे यहाँ ध्यान नहीं आ रहा, मेरी नज़र यहाँ पड़नी चाहिए। देखो ये फादर अफेक्टेड है और डॉटर नॉर्मल है। आपको क्या बताया था? एन अफेक्टेड फादर विल ऑलवेज हैव ऑल अफेक्टेड डॉटर इन केस ऑफ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। और हम डोमिनेंट ही तो चेक कर रहे हैं, और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में अगर फादर अफेक्टेड होता तो सारी डॉटर अफेक्टेड होती है, और यहाँ तो डॉटर नॉर्मल है और फादर अफेक्टेड है और डॉटर नॉर्मल है, मतलब क्या नहीं होगा? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं होगा। तो ये तो देख के भी पता चल रहा है, देखो यहाँ। और चलो देख के नहीं पता चला तो मैंने जीनोटाइप से भी चेक करके बताया आपको, ये पेडिग्री एक्स लिंक्ड डोमिनेंट से नहीं होगी। ठीक है, अब ये पेडिग्री जो है बचा ये कि इनहेरिटेंस क्या, ऑटोसोमल डोमिनेंट उससे होगी। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट से भी अपन जीनोटाइप से रख के चेक करके देख लें। तो अगर मैं ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज मानता हूँ तो डोमिनेंट वाले का जीनोटाइप क्या होगा? या तो कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल, और नॉर्मल तो स्मॉल स्मॉल। अब उल्टा हो जाए क्योंकि अपन डिजीज को डोमिनेंट मान रहे हैं, तो ये जीनोटाइप इधर जाएंगे। ठीक है, अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस करें, इनके जीनोटाइप भी चेक कर लें। अब देखो ये अफेक्टेड, यहाँ से कैपिटल ए और यहाँ से स्मॉल ए आएगा तो ये अफेक्टेड बिल्कुल हो जाएगी। नॉर्मल कैसे आएगा? स्मॉल ए और इधर से भी स्मॉल ए, तो ऐसे में फिर फादर हेटेरोजाइगस लेने पड़ेंगे, राइट। फिर ये अफेक्टेड, ये बिल्कुल हो सकता है अफेक्टेड, और ये भी अफेक्टेड आ जाएंगे। उसके बाद देखो ये नॉर्मल है तो ये स्मॉल ए लेना पड़ेगा, तो इससे ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। ठीक है, और इधर देखो यहाँ कैपिटल ए स्मॉल ए ले लो तो ये स्मॉल ए दोनों आ जाएंगे, और ये अफेक्टेड वाले में दोनों में से कोई सा भी जीनोटाइप होगी। तो इस पेडिग्री का हमारा एक ही आंसर रहा, ऑटोसोमल डोमिनेंट। द गिवन डिसऑर्डर इन दिस पेडिग्री इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। समझ गए? ये मैंने 2 पेडिग्री आपको चेक करके बताई। पेडिग्री सॉल्व करने का इसी तरह का तरीका होता है। ठीक है, अगर डोमिनेंट रिसेसिव दिख जाता है ना तो हमारा काम बहुत इजी नहीं होगा, तो फिर जीनोटाइप से तो करना ही है अपना को चेक करके, जैसे मैं एक कर करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये पेडिग्री सॉल्व करने का पैटर्न एक ही है, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं जैसे इन 2 पेडिग्री में तो आपको मैंने एक आंसर ही आया, एक में ऑटोसोमल रिसेसिव आया, इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट आया, लेकिन कई बार पेडिग्री के आंसर एक से ज़्यादा भी आएंगे। तो जब आप सारे 6 इनहेरिटेंस चेक करोगे तो हो सकता है कभी 2 आंसर भी निकलना है। हाँ, हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो ऑप्शन में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, अगले 2 आ रहे होंगे ऑप्शन ऐसा होगा कि आपका आंसर एक ही आएगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो फिर जो आ रहे हैं वो सारे लिखना पड़ सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर पेडिग्री का कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, 4-5 पेडिग्री है, अपने कॉपी में बना लें, और जैसे मैंने ये 2 पेडिग्री आपको सॉल्व करके बताई है वैसे ही आपको इनको सॉल्व करना है। ठीक है, फिर अपन इसको डिस्कस भी करेंगे। तो मैं इसमें पेडिग्री है, मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ, आप अपने इसको कॉपी में पॉज कर करके बना लें एक बार। ठीक है, नेक्स्ट ये 2 पेडिग्री है, इनको ड्रॉ कर लें, और फिर जैसे मैंने ये 2 पेडिग्री का आपको सॉल्व करके बताया इसी तरह से इन दोनों के भी आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये आप पॉज करके अपने कॉपी में बना लें। आगे चलते हैं अगले, नेक्स्ट एक और पेडिग्री है, इसको भी बना लें और इसको भी सॉल्व करें। जितने पॉसिबल आंसर आ रहे हैं जिस भी पेडिग्री में एक चेक करते चले क्या आएगा नहीं आएगा, और फिर जीनोटाइप रख करके भी चेक कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है, अभी टाइम लगेगा लेकिन हम पैटर्न सीख जाएंगे। ठीक है, और अगली ये 2 पेडिग्री भी बना लें। ठीक है, तो मैंने आपको होमवर्क में 5 पेडिग्री दी है लास्ट में, इन 5 पेडिग्री को अपने कॉपी में ड्रॉ करके इसके इनहेरिटेंस निकालिएगा। फिर जो हम अगला वीडियो रहेगा उसमें इनको डिस्कस करेंगे किसके क्या आंसर आते हैं, लेकिन पहले एक बार खुद से करें।